के मानने वाले को, हर रिलीजन के मानने वाले को यह अधिकार है कि अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी गुजारे। तो उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, हमारा काम कानून बनाने का नहीं है। हमारा काम तो है कि वायलेशन अगर कोई हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके ऊपर हम वर्डिक्ट दे सकते हैं। तो उन्होंने ये बात लेजिस्लेचर के ऊपर डाल दी है, पार्लियामेंट के ऊपर डाल दी है कि वो चाहे तो 6 महीने के अंदर कानून बनाए इस बारे में। बिल्कुल, मैं आपके पास में आऊंगा। खानुखा बुधवाली जी हमारे साथ है, इस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। खानुखा जी, किस तरह से देखा जाना चाहिए इस फैसले को? और अब तलाक के मामले में, क्योंकि पहली बार से कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी करके कहा है, जो देश के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि समानता का अधिकार है, और बिल्कुल वो वक्त है जिससे महिलाओं को और खासकर मुस्लिम महिलाओं को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वो समानता के अधिकार के लिए लंबे समय से जो इंतजार कर रही थी, वो घड़ी अब उनके लिए आई है। तो क्या ये देखा जाना चाहिए? अभी फारूक साहब कह रहे हैं कि जो पहले से था वही है, अब कोई नई बात इसमें नहीं है, लेकिन बस ये है कि अब 6 महीने के अंदर कानून किस तरह से बनाती है सरकार? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो समानता और महिला की बात करते हैं, तो सबसे पहले असमानता तो सुनिए, उन्होंने स्वयं की बीवी के साथ कहां उन्होंने न्याय किया? अगर वो स्वयं की अगर धर्म पत्नी के साथ न्याय करते तो शायद हम उम्मीद करते कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम से मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, अगर उनकी तलाक के मामले में या उनके राइट्स के मामले में अगर वो डिसाइड करने की पार्लियामेंट से बात करते, या जो जिन्होंने जो पिटिशन करने वाले कुछ लोग थे उनकी न्याय की बात करते। यहां आप एक तरफ अनुच्छेद की आर्टिकल 25 की बात करो या फिर सराय कानून 1937 की बात करो, ये दोनों कहीं मेल नहीं खाता। हम सम्मानीय न्यायालय का फैसला करते हैं, लेकिन ये एक बना बनाया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी, अगर आप मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग या जो सुनना चाहते हैं, हमारे वकील साहब साथी बैठे हैं, यहां हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ 2 दर्जे का कानून क्यों लागू होता है? जब ट्राइबल जो एरिया के जो लोग हैं, जब हिंदुस्तान आप मुस्लिम कानून और हिंदू कानून की लॉ की बात करते हो, जब ट्राइबल के लोग रहने वाले जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और ये नीमच और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक लोग हैं, वहां अगर हिंदू जो ट्राइबल लोग हैं, अगर वो 1 से अधिक पत्नी रखते हैं, वो तो मान्य है। अगर उसमें कहीं अगर हिंदू विवाह एक्ट लागू नहीं होता है, क्या ये इस पे भारतीय जनता साहब क्या मैं एक बात जानना चाहूंगा? आपने कहा कि जो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं, 1 से ज्यादा पत्नी अगर हिंदू है तो भी रखते हैं, तो मान्य बिल्कुल नहीं हो सकती। नहीं हो सकता क्या कानून उस पर? मैं यही कहना चाह रहा हूं ना, क्या इस पे वो कानून लाना चाह रहे हैं? वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ प्रथा हो कोई, लेकिन क्या प्रथा नहीं मानते? आप इसको प्रथा नहीं मानते। आप एक तरफ समानता की आप आर्टिकल की बात करते हो, एक हिंदू लॉ की बात करते हो, आप संवैधानिक रूप से क्या उनको फंडामेंटल राइट्स दिया? तो किसने क्या उसको चैलेंज नहीं? जब ये सराय कानून 1937 चला रहा है, इसको चैलेंज किया गया। कुरान कभी नहीं कहता था कि एक जो सारे लोग जो बताया, वकील साहब जैन साहब ने कहा या फारूक साहब ने कहा हो या हमारी जो रिसर्च स्कॉलर और दूसरों ने कहा, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन जब आप एक लॉ की बात करते हो तो वहां एक डेमोक्रेसी में जब आप दूसरा बार बार डेफिनेशन देते हो, 22 अरब कंट्री में नहीं होता है, तो हिंदुस्तान में फिर 3 तरह का लॉ क्यों होता है? और जब स्वयं, मैं तो फिर पुनः कहना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी बीवी को तलाक दे पाएगा? क्या वो मान्य कर पाएगा? क्या कोर्ट इस पर निर्णय ले पाएगा? क्या हिंदू लोग को मानने वाले इस पे कुछ करेंगे? ट्राइबल के लोग, डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आपके मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। क्या ट्राइबल के लोगों के साथ और मुस्लिम के साथ जो एक दूसरे दर्जे की 2 तरह के जो एक फैसले आते हैं, क्या इसमें आप एक इंसान वहां दूसरा पहलू और देखिए, अगर एक आदमी काम करने जाता है और वहां अगर उसकी बीवी चली जाती है, अगर वो अपनी बीवी को वापस लाता है तो उसको बोली लगानी पड़ती है, क्या वो भी ट्राइबल कानून के खिलाफ? वो क्या उस औरत की जो एक संवैधान जो होती है, संवैधानिक जो उसके एक अधिकार होते हैं, क्या वहां औरत के अधिकारों का हनन नहीं होता? क्या मुस्लिमी अधिकारों के हनन का मामला माना जाता है? क्या मुस्लिम के कारण से उसके अधिकारों को छीना जाता है? वैसे तो मैं बीजेपी से हमारे तस्लीम बानो साहब मैडम है, उनसे मैं जानना चाहता, लेकिन मैं AK जैन साहब से पहले बीच में एक एज ए एक्सपर्ट में जानना चाहूंगा। जैन साहब, अभी खानुखा साहब ने एक बात कही, हालांकि इस मुद्दे से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दर्शक देख रहे हैं, उन्हें बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। क्या ट्राइबल बेल्ट में जो इन्होंने 2 चीजें उठाई हैं, एक तो बहुपत्नी का मामला उठाया और एक उन्होंने कहा कि एक हायर करने की भी उन्होंने बात की, क्या कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हम कहें कि हमारा लॉ इस चीज को अलाउ करता है? मैं एक बात और जानकारी देना चाहूंगा, हमने एक अभियान चलाया जिसमें जानना चाहा था कि क्या मौताने की प्रथा को रेगुलराइज किया जाना चाहिए? कानून इस पर ठप्पा लगाता है। बाकायदा अजीत सिंह जो DGP पुलिस से हैं, उन्होंने जन टीवी के साथ बातचीत में कही है कि तुरंत उन बेल्ट्स के SPs को आदेश दिए हैं कि मौताने में मुकदमे दर्ज करिए। ये
आपने मोताने की बात कही, मोताना प्रथा जी, नाता प्रथा, ये सब गैर कानूनी घोषित है और इन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में एक के बाद एक कई जजमेंट दिए हैं। हिंदू लॉ कोडिफाइड लॉ था और आपको ये भी पता होगा कि 1955 में जब हिंदू लॉ लाया गया था कोडिफाइड करके, तब बड़े बड़े धर्मशास्त्रियों ने हिंदू लॉ लाने का विरोध किया था। स्वामी करपात्री ने पंडित नेहरू के विरुद्ध चुनाव लड़ा था और सड़कों पर प्रदर्शन किए थे कि ये हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। जो कोडिफाइड हिंदू लॉ किया गया था उसमें भी कुछ था कि जैसे केरल की और कुछ कम्युनिटीज के जो इनहेरिटेंस के राइट्स थे वो डिफरेंट थे, उसको किया था। इसी तरह ट्राइब्स के इनहेरेंट और कुछ राइट्स को उसमें कहा था कि ट्राइबल्स पे मैरिज और उसके सिलसिले में हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। पर जहां तक बहुपत्नी प्रवाह की बात है, कहीं भी बहुपत्नी प्रथा को इसमें स्वीकृति नहीं दी गई है और कहीं भी इसको नहीं गई है। सिर्फ मैरिज के मामले में ये कहा गया था कि मैरिज डाइवोर्स के मैरिज एंड सेपरेशन के मामले में और इन मामलों में इनहेरिटेंस के मामले में तो वहां भी लागू होंगे, डाइवोर्स और उसके बारे में लागू नहीं होगा। ये प्रियम्बल में हिंदू मैरिज एक्ट में। पर हिंदू मैरिज एक्ट भी एक कानून है जिस तरीके से बनाया गया, जैसे कि इंडियन डिवोर्स एक्ट बनाया गया जो क्रिश्चियंस पे एप्लीकेबल होता है और इसीलिए गोवा में यानी बॉम्बे में पारसीज मैरिज एक्ट एंड पारसी सक्सेशन एक्ट बनाया, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज की उनको ट्रेडिशंस के अनुसार कब को उसको लीगलाइज किया गया था और उसको कोडिफाइड किया गया था। जी मैडम बानो, आपसे जानना चाहूंगा, खानोका साहब ने एक सवाल खड़ा किया कि प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं लेकिन वो खुद ही इस नजरिए से नहीं देखते हैं कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, मैं इस मसले पर यह कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो जो फैसला आया उसका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही शिफ्ट में 3 तलाक देने पर असंवैधानिक कह दिया है। ये स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए मुस्लिम महिलाओं के साथ जो इतने टाइम से जो परेशान थी, आज उनको पूरी तरह से निजात मिली। तलाक के मुद्दे से 3 बार तलाक कहने से जो तलाक हो जाती थी उनसे बहुत उनको परेशानी हो रही थी, लेकिन उन्होंने आज पूरी तरह से मुस्लिम महिला को आत्मसम्मान और समानता के साथ जीने का अधिकार दे दिया। खानू खान जी ने अभी जो ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी की पत्नी उनसे अलग रहती है, तो प्रधानमंत्री अभी बने हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पत्नी को अगर दूर किया हो तो बात करें। ये मुद्दा पहले का है और पहले बचपन में किसी ने अगर बाल विवाह भी किया हुआ है तो आज उसको आगे पर उसको थोड़ी क्रिटिसाइज करेंगे। ये चीज तो कहने का मुद्दा कुछ नहीं कि प्रधानमंत्री की पत्नी वहां रहती है, वो यहां रहते हैं, उन्होंने कोई समानता नहीं किया। प्रधानमंत्री के बनने के बाद अगर आपने इस सीट पे आने कुछ ऐसा किया होता तो आप इस सवाल के लिए ऐसा कह सकते थे। ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, इसको आप इस तरह इशू नहीं बना सकते। चलिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद मैं वापस लौटता हूं। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। वर्ल्ड कप अब दूर नहीं, अभी से जीत की शुरुआत करनी होगी। जैसे आज हम करोड़ों भारतीयों को एक टीम की तरह 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्ति दिलानी होगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। मिशन 2 अक्टूबर 2019 मिलकर पूरा करेंगे हम। उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार।
खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। महकमों की उठापटक, सियासी दावपेचों की हकीकत से हम कराएंगे आपको हर वक्त और हरदम रूबरू। कैसे साकार होगा स्मार्ट सिटी का सपना? फिर एक शाही शादी रही चर्चाओं में। राजनीति की बिसात तक बिकते हैं आरोप प्रत्यारोप के मोहरे। हम दिखाते हैं समाज को आईना। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मशक्कत, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी सरकार। बिहार से एक नए सत्याग्रह का आगाज तो कर दिया है। दरगाह में छाई है रौनक। चंबल पर भी बढ़ रहा है पर्यावरण प्रदूषण का खतरा। दिल्ली में तमाम राजनीतिक दलों की दलीलों से आती है छलावे की बू, तब हम बनते हैं जन जन की आवाज। खबर का सच जो आप जानना चाहते हैं। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं 3 तलाक के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर, जिसको लेकर के कहा कि 3 तलाक पर अब सरकार को निर्णय करना है कि वो एक कानून लेकर के आए। श्याम सुंदर जी हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं। श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि शाहबानो केस में भी इसी तरह से एक डिसीजन आया था और तब राजीव गांधी सरकार अपना एक अध्यादेश और कानून बना करके और इस मामले को पूरी तरह से खत्म किया। क्या अभी लगता है कि अगर 3 तलाक पे सरकार का कोई फैसला इस तरह का होगा कि मुस्लिम समुदाय को अगर पसंद नहीं हो, तो क्या वास्तव में इसके कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं कि बैकफुट पे सरकार को जाना पड़े? देखिए योगेंद्र जी, जो आपने शाहबानो वाला 1978 वाला मामला जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया था, लेकिन गुजारे भत्ते को लेकर के था। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाने की बात तो हुई नहीं, वहां उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही वहां बदल डाला। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन आज की स्थिति में जो स्थितियां पहले थी वो स्थितियां परिवर्तित है। आज इसमें क्योंकि 18 महीने लगभग बहस हुई है, 18 महीने सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से इस पे खुल करके बातचीत हुई है। कोई एक लोग नहीं है, इसमें 6 रिट है, उसको क्लब करके कि जो फैसला 5 जजों ने दिया है, चाहे भले बहुमत के आधार पर, लेकिन 5 जजेस ने जो फाइंडिंग दी है उसमें स्पष्ट रूप से सारी चीजें कही है कि ये वैधानिक तौर पर ठीक नहीं है। शादी एक अनुबंध होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन तलाक 3 बार कह देने से किसी महिला को अलग हो जाने का, पति को छोड़ने का अधिकार मिल जाए, ये ठीक नहीं है। अब इनकी जो अभी कुरान के तहत जो कह रहे हैं कि कुरान में भी ऐसा कहीं भी नहीं है कि तत्काल 3 बार तलाक कह दें और खत्म हो जाए। अब क्योंकि अब बहस का मुद्दा है, 6 महीने का समय है, उस पर खुलकर के बहस, मुस्लिम को भी अपने खुलकर के व्यू रखना चाहिए, हिंदुओं को रखना चाहिए, सारी चीजें। श्याम जी, क्या लगता है आपको कि सरकार को, जैसे पहले भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक क्वेश्चनरी जारी की थी कि आप इसमें अपने सुझाव दे सकते हैं, सरकार अगर कुछ कानून लेकर के आती है, तो क्या सरकार को अब ओपिनियन लेनी चाहिए कि किस तरह के कानून की आवश्यकता है इस मुल्क में, कैसा होना चाहिए? देखिए युवेंद्र जी, आप तो सोशल मीडिया सामने आपके काफी है, वो खुल करके होने, क्योंकि कोर्ट ने भी यही कहा है जी कि आप इसको 6 महीने में कानून बनाइए और इस पर राजनीति मत कीजिएगा। कोर्ट का कहना था कि जिस तरह से कानून होना चाहिए उस पर खुल करके, उस पर जो भी विशेषज्ञ है और जो कानून के सलाहकार है, उनको सबसे लेकर के खुल करके बहस करानी चाहिए। एक शहर में नहीं चाहिए, पूरे भारतवर्ष में, पूरे उसमें बहुत तरीके से अलग अलग तर्ज पर कॉलेजों में बहस हो, आपके संस्थानों में बहस हो, उसका रिजल्ट आए। और मैं श्याम जी आपके पास में, नासिरा जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं मैडम, किस तरह का कानून बने, क्योंकि सरकार को कानून तो बनाना ही है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 6 महीने में आपको एक कानून बनाना है। दूसरा, एक ये कई बार देखा जाता था कि सोशल मीडिया के जरिए या SMS के जरिए तलाक करके, मैंने अभी जब पिछले दिनों जब चर्चा थी तो 3 विक्टिम हमारे पास में आई थी और उनका ये कहना था कि हमें किसी तरह का संरक्षण मिल नहीं पाता है कि अगर हम हमारी पीड़ा भी किसी के पास में लेकर के जाते हैं, तो उन्हें लगता था कि आवश्यकता है कि अब इसकी समीक्षा होकर के वो कानून लेके आए जिसमें महिलाओं को पूरी तरह से समानता और एक आजादी मिल सके। देखिए, आपने जो सवाल किया है मैं उसका जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले हमारी बहन ने जो एक बात कही
कि मोदी जी के बारे में कहा, तो मैं वो समझ नहीं पाई हूँ कि उन्होंने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं थे जब का मामला था, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि एक अच्छे नागरिक होने के तौर पे जन्म से लेके और मृत्यु तक एक इंसान को सभ्य होना, इंसान और इंसानियत होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, मैं तो उनकी जो बात है उसका मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो क्लियर जी जी मैं बिल्कुल मैं एक बार जवाब दिलवाता हूँ आपको कि मैडम बानो आपसे जानना चाह रही हैं नासिरा जी कि ये कुछ समझ से परे है जो आपने जवाब दिया। मैं नासिरा जी से कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री को बनने के बाद में अगर उन्होंने कोई पार्टिसिपेट इस तरह लिया होता, एक्शन लिया होता, तो आप उनसे शिकायत कर सकते हो। ये मुद्दा उनका पुराना है और किस पर्पज से उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा। हो सकता है कई मर्तबा इस तरह की बात भी आती है, किसी को गृहस्थ जीवन से बाहर जाना होता है और हिंदू परंपरा में इस तरह के जीवन होते हैं कि वनवास से गृहस्थ जीवन से बाहर आके उनको अपने काम अंजाम देने पड़ते हैं, तो इस पर्पज से उन्होंने छोड़ा होगा। लेकिन आज तलाक के मुद्दे पर और इस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री ने पत्नी को छोड़ दिया, ये मुद्दा कोई आपके लिए नहीं है। आपके पास तलाक का मुद्दा है आज कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एक शिफ्ट में 3 तलाक नहीं होनी चाहिए, वो संवैधानिक है। अपना मुद्दा ये है ना कि प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी को छोड़ रखा है, ये मुद्दा कोई नहीं है। एक औरत को अधिकार दिलाने की तो मैं मानती हूँ कि एक औरत को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन हम अगर किसी को ये कहते हैं कि तुम झूठ मत बोलो, तो हम उस औरत ने सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में अगर उसने अपील लगाई है अधिकार मांगने की, तो अपन उसकी साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन उस औरत ने अभी तक की कहीं अपील नहीं, कहीं ना ये मदद मांगी है कि मुझे छोड़ना है, मुझे अधिकार दिया जाए। माफी चाहूंगा कि बिल्कुल आपने जो सवाल खड़ा किया वो मैं जायज मान सकता हूं उसे, लेकिन थोड़ा समय कम है, मुद्दे से डाइवर्ट हो जाएंगे। मैं जिस पे जानना चाह रहा हूं कि वास्तव में क्या खुलकर के चर्चा करके सरकार को इस पे कोई डिसीजन करना चाहिए, और जैसे मैंने सवाल किया कि एसएमएस के जरिए या मेल के जरिए जिस तरह से तलाक का एक प्रचलन बन चुका था, उस पे भी क्या लग पाएगी अब इससे? मैं चाहती हूँ कि हमारा देश है वो अपने नागरिकों के लिए सोचे और उनके अधिकारों के लिए सोचे और उनकी सुरक्षा भी करे। मैं बिल्कुल इस चीज के फेवर में हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे जो देश है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि रेप है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाता है। आज ही का किस्सा है, जयपुर में ही कुछ हुआ है 6 साल की बच्ची के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि जो सरकार है वो इन समस्याओं के बारे में सोचे, लेकिन किसी एक समस्या को लेकर नहीं चले। हमारे देश में अभी डीमोनेटाइजिंग हुआ है, कितने लोगों ने खुदकुशी की है, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और गरीबी की समस्या है, सफाई नहीं है। हम गांवों में जाते हैं, वहाँ के हालात देखते हैं कि वो जो गंदे जानवर है वो घूमते रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं का भी हल सोचे। मैडम नासिरा जी देखिए, ये एक अदालत से जुड़ा मामला है और आप जो फरमा रही हैं बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि इन सब समस्याओं का हल होना चाहिए। देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारे इश्यूज है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मुद्दा यह है यहां पे कि क्या एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए जिस तरह से तलाक देने का प्रचलन बढ़ चुका था और विक्टिम्स बच्चे पैदा होने के बाद में जिस तरह से जूझती हैं, उनकी समस्या को इंगित किया गया है इसमें। मैं आपको बताती हूँ कि राजस्थान के जो मुफ्ती थे वो मेरे नाना लगते थे और मुझे उनके घर के हालात मालूम हैं। तो उनके पास इस तरह के केसेस आते थे कि हमें किसी ने ईमेल के जरिए दे दिया, फोन के जरिए दे दिया, तो उन्होंने उस चीज को मना कर दिया कि इस तरह से तलाक नहीं होती। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा मुफ्ती है जो अगर कोई जाकर कहता है कि मुफ्ती तो डिसीजन लेता है कि तलाक हो गई या नहीं हो गई, कोई भी इंसान अपने से डिसीजन नहीं लेता है। अगर वो 3 तलाक एक साथ भी कह देता है तो पहले मुफ्ती के पास जाता है। तो वो कौन सा मुफ्ती है जिसने ये कह दिया कि ईमेल के जरिए कि तुम्हारी तलाक हो गई? अगर इस तरह का कोई केस आता तो हम मानते हैं ये चीज बहन है, और इस्लाम में भी कहीं जिक्र नहीं है, कुरान और सुन्नत में भी कहीं जिक्र नहीं है, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो पीड़ित है कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से और इस तरह से चर्चाएं हुई, उस पर खुल करके बोलना चाहिए समाज के लोगों को कि बिल्कुल ये जायज नहीं है और इसे गैर जायज तरीके से हम देखते हैं और उस पर एक्शन होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्री नगर की एक लेडी हैं जिन हमारे पास में उन्होंने आकर के अपनी तकलीफ को बताया और उन्होंने कहा कि मैंने सबके दरवाजे खटखटाए हैं लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, 3 मेरे बच्चे हैं। और तरफ की बात सुनेंगे जब तो हमें पता चलेगा। एक अभी का किस्सा है
कि एक औरत ने कहा कि मेरे साथ जुल्म होता है और मेरे पति मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हैं, मुझे तलाक बोल दिया। तो जब पति को बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि ये 4 साल से मेरे पास आती नहीं है, और उसने कहा कि मेरा बच्चा 4 महीने का है जबकि उसके 4 साल का बच्चा है। तो जब दोनों पक्ष मौजूद होते ना सामने, जब सही बात निकल नासिरा जी, लेकिन अब होना क्या चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वहां डिबेट हुई है, हर पक्ष को सुना गया है और बहुमत के आधार पर 2-3 के जरिए यह फैसला सुनाया गया है। सरकार को अब इस पे कानून बनाना चाहिए। किस तरह की अपेक्षा करते हैं आप? एक बिल्कुल ऐसे एक मुस्लिम फोरम से जुड़ी हुई हैं जो महिलाओं की हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, किस तरह का कानून चाहती हैं आप? अब भाई हम ये चाहते हैं कि नारी को सम्मान मिलना चाहिए और हमारे अंदर इतनी बेदारी लाना चाहिए। लोगों को इस्लामी तालीमात के बारे में मालूम नहीं है तो उनमें अवेयरनेस लाना चाहिए। और जैसे नौजवान जिनकी शादी होने जा रही है तो उनके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको पूरा बताना चाहिए कि तुम जो शादी करने जा रहे हो उसमें इस औरत को सम्मान मिलना चाहिए और इसको खाना कपड़ा इसके पूरे हक आपकी जिम्मेदारी है और इसके साथ इसको इज्जत देना है, इसके हक अदा करना है, इसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो सबसे पहले अगर ये चीज बताई जाएगी और वो कोई अपना लेता है तो लड़ाई का मामला तलाक तक नौबत नहीं आती। बात ये होती है कि जब मर्द उसको औरत को इज्जत नहीं देता है, हुकूक नहीं देता है, तब घर में जो है वो इन चीजों को लेके प्रॉब्लम चलती है। बिल्कुल बिल्कुल नासिरा जी, वही है, इज्जत और हक की बात है। सुप्रीम कोर्ट को इसी वजह से दखल देना पड़ा है। आमना, आपके पास में आना चाहूंगा कि आप यूथ है और जानना चाहूंगा कि देखिए 3 तलाक का मुद्दा अभी वो मुद्दा नहीं रहा है कि जिसके अंदर हम ये कह सकें कि बिल्कुल मुस्लिमों के पर्सनल लोग के अंदर किसी का दखल है। बात ये नहीं, अब सरकार को कानून बनाना है और बात यह होनी चाहिए कि कानून किस तरह का बनना चाहिए इस मुल्क में। देखिए मेरा ये मानना है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें सबके हक दिए गए हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चे हो, और इवन मुस्लिम्स में ये भी, इस्लाम में ये बताया कि जानवरों तक के साथ सलूक कैसा किया जाए। तो उसके अंदर तो मुझे अभी तक कोई ऐसा दिखा नहीं क्लॉज कि आप कहें कि इसका ऑपरेशन होता है, इसको सप्रेस कर जाता है। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, अभी वो 6 महीने का ड्यूरेशन है। इस पे जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्संस हैं, चाहे वो इस्लामिक कोर्ट से हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम से क्यों ना हो, वो इस्लामिक लॉ को पढ़ें, उसकी तह तक जाए कि आखिर कुरान और सही हदीस में क्या लिखा है, उसके फैक्ट तक पहुंचे, उसके बाद डिसीजन ले। और आप ये जान के बहुत एक्साइटेड भी हो जाएंगे, देखेंगे कि ये तो चीज पहले से ही थी, ये इस्लाम ने पहले ही नहीं अप्रूव किया था कि आप 3 तलाक एक साथ किसी को देते और इस्लाम इसको मानता है जी। ये तो आप बहुत कम इशू होते हैं और ये इशू वो लोग बनाते हैं जो कि एक्सेप्शन के। आमना, क्या चाहती हैं आप पे कि कानून इस तरह का बने कि सबकी सहमति के साथ में इस पे डिस्कशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में चर्चा हो? बिल्कुल, पूरी असली ओरिजिनल इस्लामिक लॉ को पढ़ के आप उसका अगर डिसीजन निकालेंगे तो मुझे उम्मीद है और यही उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, तो 6 महीने बाद फैसला आएगा वो हमारे साथ होगा। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। AK जैन साहब हमारे साथ में। जैन साहब, आपका बड़ा एक लंबा एक्सपीरियंस है, बोल सरकार के पाले में है 3 तलाक को लेकर के कानून बनाने के लिए और 6 महीने का वक्त दिया है, मुझे लगता है इस पे कानून बनना भी चाहिए। क्या इसका कोई राजनीतिकरण होने की कोई संभावना है, या फिर जो रूट जो चल रहा है कि उसी तरह से जैसे अभी इन्होंने कहा कि पूरे फैक्ट्स को पढ़ना चाहिए, मुस्लिम लोग क्या कहता है, तमाम चीजों को देख करके उसके आधार पर कानून बने? बहुत देर से ये बार बार बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 6 महीने में कानून बनाओ और 6 महीने का समय कानून बनाने के लिए। ये सारी गलतफहमी इसलिए हुई कि पहले सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी जजमेंट पढ़ा गया जिसमें यह कहा गया था कि हम तलाक के बिद्दत को अवैध घोषित नहीं कर सकते, 6 महीने के लिए हम रोक लगाते हैं, पार्लियामेंट इस मामले में कानून बनाए। जहां तक कानून बनाने की बात है, ये बिल्कुल सुस्थापित सिद्धांत है कि कोर्ट किसी भी पार्लियामेंट को कानून बनाने का डायरेक्शन नहीं दे सकता है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता है। परंतु जब 3 जजेज का निर्णय बाद में सुनाया गया, उसमें तलाक के बिद्दत को सेट असाइड कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। तो इसलिए आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि पार्लियामेंट इस मामले में 6 महीने के अंदर कानून बनाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कंसंट्रेट कर दिया था प्रश्न को कि हम सिर्फ इस प्रश्न को तय कर रहे हैं कि क्या तलाक के बिद्दत कानूनी है या गैर कानूनी है।
इसलिए ये तो एक पार्लियामेंट की और लेजिस्लेचर की मर्जी है कि वो किसी विषय में कानून बनाए या कानून नहीं बनाए। इस निर्णय में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुस्लिम लॉ के अलग एस्पेक्ट्स थे वो भी वहां डिस्कस पे नहीं थे कि भाई तलाक हसन जो है या खुला या मुबारक या जो जिहार अन्य जो फॉर्म्स तलाक के हैं वो आज भी वैलिड हैं। सिर्फ तलाक बिद्दत को अवैध घोषित किया गया है। अगर एक एक महीने के अंतराल से जिसे तलाक हसन कहा गया उसको दिया जाता तो वो आज भी कानूनन वैलिड है। तलाक पे किसी किस्म की रोक नहीं लगाई। वन सिटिंग और शमीन आरा का जो जजमेंट 2002 में आया था उसमें यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक बार में अगर 3 बार कहा जाता है या 3 बार लिखा जाता है तो इसे एक बार कहा हुआ ही माना जाएगा, 3 बार कहा हुआ नहीं माना जाएगा। और उसमें 1932 का प्रीवी काउंसिल का एक जजमेंट था अब्दुल रशीद का, जिसमें एक आ गया रशीद अहमद का, जिसमें एक आ गया था कि अगर एक बार में तलाक के 3 बार कह दिया गया तो इररिवोकेबल तलाक ही हो जाता है, इसको सेटिस्फाई। तो इसलिए ये कहना कि पार्लियामेंट के पार्लियामेंट कानून बनाएगी, ये बात सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के अनुसार तो उचित नहीं है। वैसे तो पार्लियामेंट स्वतः सक्षम है कोई भी कानून बनाने के। जी, लेकिन इस पूरे जजमेंट को देखें अपन तो इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं? अभी कहीं लगता है आपको कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है? कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। 395 प्रश्नों का निर्णय है। 10 क्वेश्चन इसमें फॉर्मुलेट किए गए थे जिनके अलग अलग जजेस ने अलग अलग जवाब दिए गए हैं। सारा जो मुस्लिम कानून है जो डिफरेंट कंट्रीज के जो 20 कंट्रीज के अलग अलग कानून है। सबसे पहले 1929 में मिस्र में इसको बैन किया गया था ट्रिपल तलाक। फिर उसके अलावा यूएई, लेबनान, लीबिया, अल्जीरिया सब जगह के कानूनों का उसमें हवाला दिया गया, डिस्कशन किया गया है। हनाफी लाइफ स्कूल दूसरे स्कूल से वो आया है। और एक बार जब खोजा मुस्लिम्स और अलग मुस्लिम्स के बीच में इसको लेकर विवाद हुआ था वो सारी बातें आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सटेंसिव डिस्कशंस मुस्लिम लॉ के बारे में इस मैटर में किया है। हालांकि उसको सिर्फ अपने तलाक वाले पार्ट तक कंसंट्रेट रखा है और कुरान की सारी आयतों का, बड़ी महत्वपूर्ण आयतों का उन्होंने यूं का यूं उसमें हवाला दिया है। और ये भी बताया है कि मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा इस मुस्लिम लॉ में नहीं जानता, फारूक साहब ज्यादा जानते हैं, पर उन्होंने उल्लेख किया कि शुरू में 609 में हजरत मोहम्मद साहब के जमाने में ट्रिपल तलाक की बात नहीं थी। उसके बाद के वर्षों में ये पैदा हुई है, उसके बाद की जनरेशन में ये बातें आई हैं। पूरा एक डिटेल जजमेंट उन्होंने इस पॉइंट पे दिया। एक बार उसको जाने के बाद इसमें सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। चलिए फारूक साहब आपके पास आना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कानून बनाने की आवश्यकता भी पड़ती है, अकॉर्डिंग जैन साहब कोई आवश्यकता है नहीं वैसे कानून बनाने, लेकिन बाध्यता नहीं है। अगर सरकार बनाना भी चाहती है तो किस तरह का कानून होना चाहिए? देखिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं जी कि इस्लामिक लॉ जो है वो किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, ये कुरान पर बेस्ड है, होली कुरान पर। और कुरान जो है वो रिविलेशन ऑफ गॉड है। इसलिए किसी इंसान को ये राइट नहीं है कि वो इसमें दखल दे सके। जहां तक तलाक का ताल्लुक है तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कुरान शरीफ के अंदर इसमें क्लियर प्रोविजन है कि 3 सिटिंग में यानी 3 महीने की मियाद में तलाक होता है। तो इसमें क्या होता है कि अभी जो प्रिवेल कर रही है पोजीशन हिंदुस्तान के अंदर वो ये है कि किसी को गुस्सा आया अपनी बीवी के ऊपर, उसने गुस्से में तलाक दे दिया, खत्म हो गया मामला। ये इलीगल है इस्लामिक फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग भी, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग भी और कुरान की टीचिंग से अकॉर्डिंग भी ये इलीगल है। और यानी हद तो ये है कि मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया सब्जी के अंदर, उसको हस्बैंड को गुस्सा आया, तलाक दे दिया। ये कौन सी इंसानियत है? जैसे अभी आपने फरमाया कि ये देखने की बात है कि हम इस्लामी लॉ को समझते भी हैं या नहीं समझते। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर जो मुसलमान हैं, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम जो है ना, उनमें इलिटरेसी है। वो जानते ही नहीं कि इस्लाम है क्या चीज, इस्लाम को पूरी तरह से जानते ही नहीं। फॉलो करना तो दूसरी बात है। तो उनके वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। वरना इस्लाम को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर फारूक साहब एक सवाल उठता है कि अगर आप दूसरी बात में एक और बात कहना चाहता हूं कि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर अजीबोगरीब हाल है। लेजिस्लेचर का काम जो है वो पार्लियामेंट का है, कानून बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है, कोर्ट नहीं बनाती। पार्लियामेंट में आपको मालूम होगा शाहबानो का जब मामला हुआ था, 80 साल की लेडी थी,
उनको तलाक हो गया, वो कोर्ट तक पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, उन्होंने कहा मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो उस वक्त ये था कि भाई मेंटेनेंस आपको इसलिए नहीं दिलाया जा सकता क्योंकि आपका डाइवोर्स हो गया। तो उसके बाद में एजुटेशन हुआ पूरे हिंदुस्तान में और प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स एक्ट बना मुसलमानों के लिए अलग से मेंटेनेंस के लिए कि डाइवोर्स होने के बाद मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगा, उसके रिश्तेदार देंगे या वक्फ बोर्ड देगा। लेकिन एक डैनियल लतीफी ने रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को तो ताक में रख दिया और ये कह दिया कि नहीं 125 के अंदर तलाक होने के बाद भी उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए।